नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं कमांडर संदीप धवन जी और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स लेकर आए हुए हैं। समथिंग दैट वी वर डिस्कसिंग 24 आवर्स बैक दैट हैज एक्चुअली कम ट्रू। लॉट ऑफ डिटेल्स आर कमिंग। बुशर एयरपोर्ट के ऊपर ईरान ने ऑलरेडी स्ट्राइक कर दिया है, हॉर्मुज को पूरा बंद कर दिया है, वहां से एक भी शिप नहीं निकल सकती है। खैर, इसमें सबके नुकसान के साथ साथ तो एक जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला वो है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का मेजर कार्गो वो एरिया है, वहीं से खाना पीना ऑयल गैस सब कुछ आता है। तो ईरान का साथ दिया, सॉरी, ईरान के खिलाफ यूएस का साथ देने में आप भी पिटने वाले। सर, ओवर टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो मामला बहुत संगीन हो गया। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, मैं आपसे कल बात कर रहा था कि ये जो इन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया है, ये 2 हफ्ते का टाइम नहीं है, बल्कि ये 2 दिन का टाइम है। और फिर हम खैर दूसरे सब्जेक्ट पे चले गए, जो वहां पे F-35B फंसा हुआ है ट्रिवेंड्रम के ऊपर, तो हमने उसके ऊपर बात कर ली और इसको छोड़ दिया। अदरवाइज तो ये एक मैसिव मैसिव एक्सपोजर हो जाता। बहरहाल आज बात करते हैं और मैं आपको लेके जाता हूँ पीछे, इसकी थोड़ा सा 1-2 साल पीछे कि क्या चल रहा था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये केवल 1 महीने का ड्रामा है या 1 महीने की प्लानिंग है, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत ज्यादा, इनफैक्ट आपको मैं लेके जाऊंगा दिसंबर 2023 में, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर, मियां मुनीर जो थे, ये यूएसए गए थे। अब बहुत ज्यादा जो है आर्मी चीफ, अगर आप देखें, किसी भी देश के इतना ट्रैवल नहीं करते हैं जितना कि ये मुनीर करता है। और ये जाके मिला वहां पे डीप स्टेट से। वहां के लोगों ने इसको ब्रीफ किया और एक वहां पे एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई, जो आज इस समय अंजाम ले रही है। और उसमें आगे क्या डेवलपमेंट हुआ, मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो मुनीर जो था, इसको प्लेस ही किया गया था क्योंकि जब इमरान को प्लेस किया गया था, वो भी बाहर के किसी के इशारे पे किया गया था। बाहर की एक बहुत बड़ी जो कबाल है, उसके इशारे पे किया गया था कि ये आएगा और ये हमारा काम करेगा। बहरहाल जब वो स्क्रिप्ट से बाहर चला गया इमरान खान, तो उसको निकाला गया और एक जो गड़ा हुआ मुर्दा जो था मुनीर को, क्योंकि आसिम मुनीर जो था वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की तरफ चला गया था, इसको इमरान खान ने इसकी बेइज्जती करके इसको आईएसआई का जो चीफ जो होता है, बहुत पावरफुल आदमी होता है, और केवल 8 या 9 महीने में ही इसको निकाल के बाहर किया था। तो ये डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुका था, ये आईएसआई का बॉस भी रह चुका था। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा धक्का था। और उसमें ये जो था, ये अपने काम करने लगा। इनफैक्ट इसके ऊपर इल्जाम है कि 90 करोड़ का इसने एक बिजनेसमैन से कुछ ब्राइब भी मांगी थी। बहरहाल वो टॉपिक इस समय नहीं है। ये भाई साहब बने क्योंकि ये बाजवा के बहुत चहेते थे। तो बाजवा जैसे ही इमरान खान हटा, वो इसको वापस लेके आया और खुद रिटायर हुआ और इसको बनाया चीफ। तो ये बना आर्मी चीफ। और उसके बाद ऑब्वियसली इसने अपने प्यादे खड़े किए, इमरान को जेल में डाला और शहबाज शरीफ को इसने ऐसा गले से दबाया ना कि ऑब्वियसली इसके कहने पे नहीं, बाहर से इशारे आ रहे थे कि इस आदमी को एक्सटेंशन दिया जाए। तो जो आर्मी चीफ का 3 साल का जो टेन्योर होता है, तो 2022 से 2025 तक, वो मियां मुनीर का हो गया 2027 तक। ठीक है, ये स्टोरी यहां पे बनती है। अब इसके बाद आप देखते जाइए कि क्या रहा है। उधर यूएसए जो पैरेलली लगा हुआ था, उसने पूरा जो सीरिया का जो सिस्टम था उसको डेसिमेट किया, जो कि ईरान के साथ चल रहे थे। ठीक है, खत्म कर दिया वहां पे हयात तहरीर अल शाम, जो कि एचटीएस कहते हैं, वो आया दिसंबर 2024 में। और यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उनके मिलिट्री के लोग थे, वो सब वहां गए और उनसे बातचीत की और उनको कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। ओपनली नहीं कहा, इट वाज इन द बैकग्राउंड, उनको कहा गया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर जो ट्रंप जो थे, ये जीत के आए जनवरी 2025 में। अब उनकी हिस्ट्री में आप जाइए
थ्रू आउट ट्रंप ने क्या किया, इजराइल को गालियां दी उन्होंने, ठीक है, कि इजराइल गलत कर रहा है, ये कर रहा है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने इनफैक्ट हमास को कहा कि ये बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, यू नो। तो आप उनकी चाल देखिए कि वो इस तरह से अपने को डेवलप करके सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि वो एंटी इजराइल हैं, प्रो हमास हैं, और हमास जो है सबको पता है कि वो ईरान के साथ चलता है। तो ऑब्वियसली ईरान ने सोचा कि ये एक बदलाव ला रहे हैं। इनफैक्ट अभी 2 घंटे पहले ही वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो इस्तांबुल में है, वहां से उन्होंने वक्तव्य दिया कि भाई ये आदमी ऐसे कैसे बदल गया, हमने इसके ऊपर विश्वास किया था ट्रंप के ऊपर कि ये जो है एक नया मोड़ लाएगा और हमारी कुछ बातचीत होगी। बहरहाल वहां पे धोखा हुआ उनको, और उन्होंने उनके इस बरगलाने में आने के बाद अप्रैल और मई में 4 मीटिंग्स कर ली। ओके, वो अलग अलग जगह पे हुई, कभी मस्कट में हुई, कभी रोम में हुई, फिर दोबारा मस्कट में हुई, और ये 4 मीटिंग्स उन्होंने इनके साथ की। और उसमें कोई ऑब्वियसली सबको पता है कि कुछ निकला नहीं उसके पास। और फिर मार्च 2023 में एक बार और मैं आपको वापस बैक लेके जाता हूं, जो मुनीर ने काम किया पैरेलली जब ये सब काम चल रहा था, उसने ISIS के जो खुरासन जो है उसका एक मोहम्मद शरीफुल्लाह जो है, ओके, मोहम्मद शरीफुल्लाह ने क्या किया था, जब अफगानिस्तान से ये लोग यूएसए इवैक्यूएट कर रहा था, 13 उनके सर्विस पर्सनल को किल किया था एक एक्सप्लोजन करके। तो उसको इन्होंने पकड़ा और मुनीर ने उसको पर्सनली गिफ्ट की तरह ट्रंप को दिया। तो ही वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू दैट ग्रूव, जो जहां पे, क्योंकि 15 साल से यूएसए के साथ ये पाकिस्तान जो था वो एकदम से आइसोलेशन में चला गया था और बात नहीं बन रही थी। लेकिन ये धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हो गया था दिसंबर 2023 से। तो ये एक बहुत ही अच्छी गुड बुक्स में आ गया उसके बाद। और मई में 6 मई को, याद रखिए कि 6 मई को यूएसए ने हुतीज के साथ, जो कि जिन्होंने तबाही मचा रखी थी, परेशान कर रखा था सबको पूरे रेड सी एरिया में, और जो सुएज कनाल का एरिया जाता है उस पूरे एरिया में, उनके साथ भी एक अपनी एक संधि कर ली, एक सीज फायर टाइप का कर लिया। तो आप देखिए किस तरह से एक एक करके उन्होंने सारे जितने भी प्यादे थे ईरान के, उनको ढाया। ओके, तो ले दे के अब कौन रह गया था? जो पाकिस्तान, जो हम प्याला हम निवाला और उम्मा और ये सब चुम्मा, वो पहले ही बैकग्राउंड में मिल चुके थे, और ये 3 जो उनके लोग थे वो उन्होंने धीमे धीमे ढह दिए। फिर पहलगाम हो गया, और पहलगाम के बाद 7th मई की नाइट को हमने ऑप सिंदूर कर दिया। तो जो इनका जो प्रोग्राम था, जो इनका बहुत समय से प्रोग्राम था कि ईरान को धर दबोचना है, क्योंकि हमने अब ये संधि विच्छेद कर लिया है, क्योंकि जो संधि इन्होंने की थी दोनों के साथ, सीरिया में HTS के साथ, यहाँ पे हुतीज के साथ, यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी जेब में कर लिया था, हमास को उन्होंने बढ़ाई कर करके अपने साथ कर लिया था। तो एक तरह से यूएसए ने ऐसे समा बांध दिया था, और उसमें ये करना चाहते थे अपनी एक कार्रवाई। अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने सेम चीज रशिया के साथ भी की है, कि रशिया जो था इनके साथ टॉक्स में आ गया था, अगर आप याद करें, यूक्रेन के संबंध में। और उसी समय यूक्रेन ने वहां जाके एक अटैक कर दिया था, जो ड्रोन्स अटैक हुए थे, और वो बिना वेस्ट की बैकिंग के हो ही नहीं सकता था। तो ये एक, खैर रशिया तो पतली गली से निकल लिया, संभाल लिया उसने को, लेकिन ईरान जो था इनके चंगुल में फंस गया। और इसीलिए जो ट्रंप जो था वो उसने कहा कि व्हाट अ शेम, जब उसको पता लगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया है। बहरहाल बहुत ही द्रुतमान गति से, तेजी से ट्रंप ने बहुत, जिसे कहते हैं, एक्सट्रीम प्रेशर डाला भारत के ऊपर कि आप संधि करिए। लेकिन भारत ने अपने टर्म्स पे, क्योंकि हमारे को, भारत को नहीं चाहिए था कि हम एस्केलेशन पे जाएं, वो हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो भारत ने कहा कि पाकिस्तान अगर रिक्वेस्ट करेगा तो हम संधि करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे।
फाइनली, बिकॉज पाकिस्तान जो था वो नीज पे आया हुआ था, घुटनों पे आया हुआ था, और उधर जो यूएसए का जो प्लान था वो बिल्कुल खराब हो रहा था, शैटर हो रहा था, और उसको पकड़ते हुए ये पूरा जो संधि का काम था, जो पाकिस्तान ने हमारे को रिक्वेस्ट की, वो पूरा एक बैकग्राउंड में इस तरह से चला। अब आप गौर करिए कि हम लोग बहुत चकाचौंध रह गए थे कि जब पहलगाम हुआ उसके बाद इनको $1 बिलियन रिलीज कर दिए थे आईएमएफ ने। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इनको वर्ल्ड बैंक ने 40 बिलियन डॉलर का लोन जो था वो अप्रूव किया कि आप 2026 से 2030 के बीच में ये $40 बिलियन का लोन लेंगे। फिर ऑफ कोर्स ठीक है, सीज फायर हो गया, हमने पॉज लगा दिया ऑपरेशन सिंदूर पे, और 20 मई को मियां मुनीर ने अपने को फील्ड मार्शल बनाया। 26 से 27 को मुनीर जो थे ये कहां था, ये ईरान में था। अब सोचिए एक बात को कि अभी आप युद्ध से निकले हैं, आपका पूरा जो मिलिट्री का सिस्टम है वो क्षतिग्रस्त हो रखा है, और आप कहां गए हैं, वो भी मिलिट्री ऑफिसर, ओके, फील्ड मार्शल अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ, साथ में ऑफ कोर्स इन टो शहबाज शरीफ भी थे। तो ये पहुंचे हैं ईरान क्या करने, बिजनेस के लिए। भाई आर्मी का बिजनेस से क्या लेना देना है। ये वहां पे गए थे जो इनको बताया गया था बताने के लिए, और वो डिटेल देने के लिए ईरान के पास गए थे, और उन्होंने वहां पे उनको बताया, जो कि उनको ट्रंप ने और या यूएसए ने ब्रीफिंग दी थी कि आपको ये बताना है इनको जाके। वहां पे उनको बताया, ईरान ने ऑब्वियसली नहीं माना जो इनकी बातचीत थी, और ये वापस आ गए। ये फिर गए, इनको बुलाया गया यूएसए 14 से 19 जून, और उसमें वहां पे याद रखिए वो जो सबसे बड़ी फैलाई गई बात कि भाई इनको लंच खिलाया गया था। भाई लंच की कोई बहुत बड़ी बात होती है, अहमियत होती है। मेन जो उसमें चीज थी कि ये 2 दिन इन्होंने वहां के यूएस सेंट्रल कमांड में, जो कि सेंटकॉम है टैंपा में, वो बिताया वहां पे, और वहां के जनरल थे उनके साथ उन्होंने जो यूएस के जनरल हैं, जनरल कुरेला, वो सेंटकॉम के कमांडर हैं, उनके साथ टाइम बताया और 2 दिन बताए। तो 2 दिन क्या कर रहे थे वहां पे, ऑब्वियसली क्योंकि जो सेंटकॉम है ये पूरे मिडिल ईस्ट का, साउथ एशिया का, ये उनके अंडर में आता है, सेंटकॉम के अंडर में आता है। तो जितनी भी यहाँ पे मिलिट्री की कार्रवाई होती है वो उनके अंडर में होती है। तो ये बहुत मामला गंभीर हो जाता है। वो किसी को ये बात लोगों ने, किसी ने गौर नहीं किया है कि कहां से ये पूरी हिस्ट्री इसकी चलती आ रही है। ये हमने सोचा कि अरे ये तो अभी 1 आध महीने पहले ही मामला शुरू हुआ है, आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है। और मजे की बात यह है कि जो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं वो कह रहे हैं पाक इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन द वर्ल्ड ऑफ काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म शायद वो भूल गए थे, उनको काउंटर टेररिज्म कहना था, वो गलती से काउंटर टेररिज्म लगा गए थे, क्योंकि इस देश ने पूरे विश्व में और भारत में इतना ज्यादा आतंकवाद फैलाया है। और स्पेशली जो ये मुनीर है, ये पहलगाम से लेकर सब तरह की जितने भी पीछे भारत के जो आक्रमण हुए हैं 2019 से लेकर अभी तक के, सारों में इसका हाथ है। तो ये एक आर्मी चीफ नहीं है, ये एक फील्ड मार्शल नहीं है, ही इज अ टेररिस्ट। बहरहाल इसमें अब हम जाते हैं कि जो 15 से 17 के बीच में, इस पे भी मैंने एक ट्वीट किया था कि 15 से 17 जून के बीच में यूएसए ने कतर से अपने 40 के आसपास जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो मूव किए। वहां पे उनके KC-46A, KC-135 जो रिफ्यूलर्स होते हैं वो घूम रहे थे, वो एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करते थे, और इस तरह से उनको उन्होंने शिफ्ट करके यूरोप में शिफ्ट किया। और बहुत सारे शिप्स और हर तरह की उनकी जो मिलिट्री एसेट्स थे उनका मूवमेंट वहां पे बहुत बड़ा हुआ। ये एक इंडिकेशन था जिसको लोग पढ़ना शायद भूल गए, और मेरी ट्विटर लाइन पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि मैंने ट्वीट किया था कि किस तरह से पूरा बिल्डअप हो रहा है और ये किस तरह से एक एक स्टेप लिया जा रहा है। फिर अब अगर आप ट्रंप के वक्तव्यों पे गौर करें तो ट्रंप ने क्या कहा था जब मुनीर वहां यूएसए पहुंचा था कि भाई
रीजन आई वॉन्ट टू थैंक हिम फॉर नॉट गोइंग इनटू द वॉर एंड एंडिंग इट। ये बहुत एक, अगर आप गहरी बात है, आप इसको अगर ध्यान से सोचे तो, क्योंकि आई वॉन्ट टू थैंक हिम फॉर नॉट गोइंग इन फॉर वॉर एंड एंडिंग इट। इसका मतलब है कि उसके ऊपर, मुनीर के ऊपर भी एक्सट्रीम प्रेशर आया कि आप इसको खत्म करें, जाके इंडिया से कहें कि थैंक यू सो मच, आप हम लड़ाई बंद कर दें, हम नहीं करेंगे। क्योंकि जो पूरा यूएसए का जो कार्यक्रम था, इससे उथल पुथल हो रहा था। और ये आज की बात नहीं है, ये हिस्टोरिकली अगर आप देख लीजिए तो ये इनके खिदमतगार रहे हैं, ये इनके नौकर रहे हैं शुरू से, सालों साल से, सदियों से। क्योंकि अगर आप जियाउल हक को देख लें या मुशर्रफ को देख लें, ये इनकी यूएसए की खिदमत करते रहते हैं। और पीपल लाइक रीगन, उन्होंने कहा था जियाउल हक जो है ये रीजनल स्टेबिलिटी के मसीहा हैं। अरे भाई, जियाउल हक तो बुश ने तो इनको अपना मेजर नॉन नेटो अलाई बना लिया था। तो यूएसए की ये हिस्ट्री रही है कि उन्होंने टेररिस्ट पैदा भी किए हैं, और टेररिस्ट को जो पालते हैं और पनपने देते हैं, उनका साथ भी दिया है। और तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर वो इस समय मुनीर का साथ दे रहे हैं, क्योंकि मुनीर ऑब्वियसली, जितने भी याद रखिए जनरल्स होते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं वहां यूरोप या यूएसए में पढ़ रहे होते हैं, बसे हुए होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं, इनका जो पेमेंट इनको पाकिस्तान में नहीं मिलता है, उन बच्चों को वहां पे मिलता है, और वो उसकी देखभाल करते हैं। ओके, तो ये चल रहा है। बहरहाल, हम आते हैं अब इस घटना की तरफ, जो आज रात को हुई, या कल रात को कह लीजिए हुई, कि फार्डो पे, नतान्ज पे और इश्फान पे अटैक हुए। उसमें यूएसए ने 30 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं, जो नतान्ज पे और इश्फान पे, और 14 इन्होंने बंकर बस्टर्स, जिसको GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, एमओपी कहते हैं, वो यूज किए हैं। तो 13.5 टन का ये बॉम्ब होता है, 12 किलोमीटर की ऊंचाई से ये, इसको केवल एक ही एयरक्राफ्ट वर्ल्ड में कैरी कर सकता है, वो है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। और वो वहां से यूएसए से फ्लाई करते हुए आए, 12 किलोमीटर की ऊंचाई से उन्होंने उसको ड्रॉप किया। और ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप का होता है, इसके अंदर एक पूरी केज बनी हुई होती है, और ये पूरा पेनिट्रेट करता हुआ, जैसे आप देख रहे हैं दृश्य, वो पेनिट्रेट करता हुआ अंदर, धरती के अंदर घुस जाता है, और लगभग 60 मीटर की गहराई तक जाता है, और फिर वहां जाके वो एक्सप्लोजन होता है। 2400 केजी के आसपास का एक्सप्लोजिव होता है। तो बहुत ज्यादा, वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई बॉम्ब है ही नहीं, और इससे बड़ा अगर है तो वो केवल न्यूक्लियर बॉम्ब है, और कुछ नहीं है। तो जो इजराइल को था, बेसिकली आइडिया यही था कि इजराइल सारा काम खत्म कर ले और यूएसए को इसमें पड़ना ना पड़े। लेकिन जब इजराइल ने पूरी अपनी चला ली और देखा कि मिसाइल से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो स्पेशली जो नतान्ज वाला जो एरिया है और फार्डो वाला जो एरिया है, बहुत ज्यादा पहाड़ियों के नीचे, 10-10 हजार फुट की पहाड़ियां हैं वहां पे। जब हम लोग फ्लाई करते हैं देखते हैं उसको, तो उसके नीचे है ये। तो उनको तोड़फोड़ करना बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का काम ही है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो इनके जो 7 जो ये B-2 बॉम्बर्स आए थे, और उन्होंने, जैसे आपको मैंने बताया कि 14 के आसपास इन्होंने ये, अब 20 केवल इनके पास बॉम्ब हैं, ये रखिए। तो इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इस समय। जो एमओपीज हैं इनके पास केवल 20 के आसपास हैं, और उसमें से 14 के आसपास इन्होंने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। क्योंकि ये मैसिव बॉम्ब्स होते हैं इसको, और इसका बहुत ज्यादा सदुपयोग नहीं होता है, तो इतने ज्यादा इन्वेंट्री में नहीं होते हैं। और अब आप सोचें कि भाई इससे ईरान खत्म हो जाएगा, ईरान चुप हो जाएगा, वहां शांति हो जाएगी, वो कहेगा भाई हम डर गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिए कि जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है वो फार्डो और नतान्ज पे होता है, और इनका जो एक गैसिफिकेशन प्लांट है वो एस्पान पे है। ओके, तो ये हर तरह की चीजों से ये अपने पास अलग अलग तरह का जो स्टॉक पाइल है वो तैयार कर रहे हैं। फिर इनका एक, अभी गायत्री जी ने एक नाम लिया था शहर का, बुशहर। तो बुशहर पे इस समय वहां के एयरपोर्ट पे कुछ अटैक्स हुए हैं,
लेकिन बुश शहर याद रखिए कि वहां पे इनका न्यूक्लियर प्लांट है। तो अगर बुश शहर में अटैक हो जाएगा और उसके न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक हो जाएगा तो ये एक नया चेरनोबिल बन जाएगा। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां से जो रेडिएशन है वो ड्रिफ्ट करके कहां कहां जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट में, वो किसी को नहीं पता है। और ये बहुत खतरनाक बात हो सकती है। और इंपॉर्टेंस क्या है बुश है, भाई आप न्यूक्लियर प्लांट को आप क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? क्योंकि वहां से प्लूटोनियम, अगर आप न्यूक्लियर प्लांट है तो उसमें जो एक रेजिडुअल एक प्लूटोनियम निकलता है जिससे आप बॉम्ब तैयार कर सकते हैं, और इनफैक्ट डर्टी बॉम्ब्स तो 100% तैयार कर सकते हैं। तो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे कि ये इतने डीप में फार्डो नातान्स को कैसे गिराएं। फिर अगर आप बात करें कि भाई कि इनके पास क्या था, तो जैसे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एसोसिएशन है उन्होंने बताया कि इनके पास 408 केजी का एनरिच्ड जो स्टॉक पाइल था वो इनके पास था, और ये लगभग 60% एनरिच था। ओके, 60% एनरिच था, तो इससे केवल 40 बॉम्ब्स बन सकते हैं, सॉरी 10 बॉम्ब बन सकते हैं 40 केजी ईच के, क्योंकि हर एक बॉम्ब में, क्योंकि इस केवल 60% एनरिच्ड है तो इसमें 40 केजी जाएगा, तो 40 इंटू 10 लगा लीजिए तो 400 केजी हो जाता है। तो इनके पास 408 का ऑलरेडी है जो कि इनके पास फार्डो में था। तो अगर उसको कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है, लेट्स से कुछ हो गया है, लेकिन जहां तक मेरी खबर जाती है, जहां तक जो पूरा क्रियाक्रम बन रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ईरान ने काफी कुछ अपना जो असला था वो मूव कर दिया था। काफी अपने आइटम्स जो थे उन्होंने मूव किए थे। किस तरह से मूव किए थे, कैसे उसको किया था कि इजराइल को पता न लगे, ये उनके पास है पता, लेकिन जहां तक मेरी खबर आती है कि इन्होंने काफी उसको मूव कर दिया था। तो ये अगर बच गया है और कहीं सेफ है तो 10 बॉम्ब्स ईरान बना सकता है। जो बातें ये लोग कर रहे हैं कि विद इन वीक्स बना सकता है, तो सच में बना सकता है। उन्होंने हालांकि गारंटी दी थी कि हम नहीं बनाएंगे, हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से अटैक्स हुए हैं वो बहुत ज्यादा अब उसमें वहां पे पूरे कंट्री में नेशनलिज्म आ जाएगा, और वो हो सकता है ना बनाते बनाते भी बॉम्ब बना दे। फिर क्या, 276 केजी जो है 20% एनरिच्ड यूरेनियम भी है। अब इससे 2 बॉम्ब्स बन सकते हैं क्योंकि ये केवल 20% एनरिच्ड है। तो ये एक डर्टी बॉम्ब बन सकता है। डर्टी बॉम्ब का मतलब होता है कि जो फुल्ली न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, क्योंकि उसका एनरिच्ड केवल 20% है, या जो रेजिडुअल आता है आपके न्यूक्लियर प्लांट से, उससे भी डर्टी बॉम्ब बन जाते हैं। और उससे, क्योंकि आप याद रखें ईरान ने इनको धमकी दी थी कि आपको हम ऐसा अटैक करेंगे जो कि सदियों तक याद रखा जाएगा। तो हर एक बात को, हर एक वक्तव्य को, हर एक चीज को आपको बहुत गौर से उसकी थोड़ी डेप्थ में जाके सोचना चाहिए कि ये आदमी कह क्या रहा है। तो उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो जो मैंने अभी 5-6 लाइनें बताई हैं, जो कि 408 केजी का इनके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम, 20% एनरिच्ड यूरेनियम 276 केजी, और जो बुश शहर का जो प्लूटोनियम जो लेफ्ट ओवर आता है, ये चीजें बॉम्ब्स बना सकती हैं। तो कहानी अभी शुरू नहीं, मतलब शुरू हो चुकी है, खत्म नहीं हुई है अभी तक। और इसके अलावा जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो वो कहाँ फिटेड हैं वो इनको नहीं पता है, ना तो इजराइल को पता है ना यूएसए को पता है। ये मैन्युफैक्चर कहाँ किए जाते हैं वो भी नहीं पता है। और याद रखिए पीछे बैकग्राउंड में कहीं पे चाइना खड़ा हुआ है, और चाइना की हमेशा से पद्धति रही है कि किल अ पर्सन विद अ बोरोड नाइफ। मतलब कि आप दूसरे आदमी को, अगर आपको किसी भी जगह किसी को क्षति पहुंचानी है तो खुद ना मारने चले जाइए, आप दूसरों को कहिए आप लड़ाई करिए। तो वो पीछे बैकग्राउंड में जितने भी वहां पे गतिविधियां चल रही हैं उसमें पीछे कहीं ना कहीं चाइना खड़ा हुआ है। इनफैक्ट पिछले दिनों 5 चाइनीज कंपनीज को के ऊपर सैंक्शंस भी लगे थे, क्योंकि वो कुछ तरह के केमिकल सप्लाई कर रहे थे ईरान को, जो कि केमिकल वॉरफेयर के लिए भी यूज हो सकते हैं। तो भारत के लिए थोड़ा सा ये
मामला कठिन है, क्योंकि भारत की जो दोस्ती है वो ईरान से बहुत पुरानी है और काफी गंभीर दोस्ती है। इजराइल के साथ भी हमारे पिछले कुछ दशकों से बहुत अच्छे संबंध हो गए हैं। तो भारत जो है एक इस समय मझधार में है, बीच में खड़ा हुआ है कि भारत को क्या करना है। लेकिन भारत को इस समय बहुत ही समझदारी से, और आप देखिए वो कर रहे हैं ऐसा कि भारत जो है ना तो किसी का विरोध कर रहा है ना किसी के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये समय नहीं है और बहुत ही समझदारी से इसमें भारत को अपनी जो नैया है वो आगे बढ़ानी है, क्योंकि ये बहुत ही डर्टी गेम्स चल रहा है। और जिस तरह का प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डाला गया है, अदरवाइज इस समय पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बुरी हालत होती। तो बहरहाल उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी गंभीर बात है और इस मामले से हटकर है। और भारत को ये भी पता था, आप याद रखिए कि भारत को ये भी पता था कि कल रात अटैक होने वाला है। ओके, तो उसके एक दिन पहले ही अपने हमने स्टूडेंट्स ने 1100 से ज्यादा लोग हमने वहां अपने निकाले हैं परसों। आप गौर करिए। तो मुझे किसी ने आके बताया नहीं है, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आके बताया नहीं है। जब बट इंडिया को पता था, ईरान को पता था हमने बच्चे निकालनी है, तो फिर ये दुनिया को बुद्धू बनाने के लिए उन्होंने आज बॉम्ब डाले हैं, और वो भी पूरी लाइमलाइट में कि वी आर गोइंग टू ड्रॉप अ बॉम्ब। वाज़न्ट इट फनी? तो ये फनी भी है, लेकिन साथ साथ ही ये बहुत गंभीर हो रहा है मामला। और जो मैंने आपको लास्ट जो ईरान का जो डायलॉग बताया है उसके ऊपर गौर करिए, तो ये बहुत मामला संगीन और खतरनाक होने जा रहा है। तो जिस तरह से आपने बताया कि हॉर्मुज जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो ब्लॉक कर दी गई है, वहां से शिप्स नहीं आ जा रहे हैं। तो 30% वर्ल्ड का ट्रेड, 30% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वर्ल्ड की, वो वहां से मीट करती हैं। तो ये एक बहुत टफ टाइम आने वाला है। और जिस तरह से आपने पाकिस्तान के लिए कहा, तो पाकिस्तान की तो नैया डूबने वाली है, क्योंकि आप इस तरह से एक अपने पड़ोसी देश को, जिसका आप पब्लिकली तो नारा लगा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट कल जो अटैक हुआ उसके लिए भी कहा, इतने झूठे मक्कार लोग हैं कि कल जो वहां पे बॉम्बिंग हुई है उसके लिए भी पाकिस्तान कह रहा है, जबकि खुले आम आ गया है कि आप यूएसए की जो नैया है उसको बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट यूएसए से आने के बाद मुनीर हैज गॉन, परसों, सॉरी कल, जब कल अटैक होना था, मुनीर वॉज इन टर्की टेलिंग Yes. एर्डोगन कि भाई ये मामला है, ये मेरे को ब्रीफ मिली है यूएसए से, आप शांत रहिए, चुप रहिए और ये अटैक होने दीजिए। तो ये बहुत बड़ा गेम है। इनफैक्ट आई वुड से कि ये एक नया तरह का ग्रेट गेम, पहले जो ग्रेट गेम का जो बनाया गया था, जो ब्रिटेन और रशिया के बीच में था, और उसमें एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर जो था वो इंडिया में जो होता था, उसने ये कॉइन किया था वर्ड ग्रेट गेम। और ये सेकंड ग्रेट गेम शुरू हो गया है, और उसमें शुरुआत जो है काफी समय से हो रखी है, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा डिटेल्स उजागर होके आ रही हैं। तो ये मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि उनको लाना है ईरान को मेन स्ट्रीम में। ओके, और बार बार अगर वो, आप फिर से ध्यान दीजिए, बार बार कह रहे हैं कि अभी हम जो रिजीम चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब है हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रिजीम चेंज करने के लिए आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड होने पड़ेंगे, और उसका आपको बहुत ज्यादा जो है आपको भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इराक को याद कर लें तो वहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, और लोकल लोगों की तबाही हुई थी, यूएसए की भी तबाही हुई थी, और उसके बाद आईएसआईएस पैदा हो गया था, और पूरे विश्व में उसके बाद एक भूकंप आ गया था। तो ये जो है ईरान को लाना चाहते हैं वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम में, वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम में। ईरान के पास जो है वर्ल्ड का 10% ऑयल है, ईरान के पास वर्ल्ड का 15% गैस है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ईरान के पास, और ये बिल्कुल कटा हुआ है विश्व के इकोनॉमिक सिस्टम से, जो लंदन में और बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पे चलता है।
तो ये आज की मैं आपको बताना चाहता था, और ये अगर हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया होता तो एक तहलका ही मच गया होता। बहरहाल ये मैं आपको लाना चाहता था, क्योंकि ये मैंने रिसर्च की थी ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले, और उसके बाद तो इसके ऊपर मैं काम करता चला गया था। लेकिन मैं स्टडी कर रहा था पूरी जो पैटर्न्स को। आप याद रखिए कि हमेशा पैटर्न्स को देखिए आप, कि पैटर्न्स क्या हो रहे हैं, और गौर करिए लीडर्स क्या बोल रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा दम होता है। और इसीलिए जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, उसके पहले जो मुनीर ने एक इंटरनेशनल फोरम पे जो स्पीच दी थी, उसके ऊपर भी अगर आप गौर करें तो उसने उसमें एक इंडिकेशन दे दिया था कि हम ये करने वाले हैं। तो ये हमें गौर करते रहना चाहिए, और आगे भी करते रहेंगे, और हम इसके ऊपर विश्लेषण करते रहेंगे। जी। सर, आपने कहा सेकंड ग्रेट गेम। व्हाट इज़ द पैटर्न इन द सेकंड ग्रेट गेम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो आप नोटिस कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि दिस लुक्स लाइक टू बी अ स्टेज ड्रामा। बी टू बॉम्बर्स ने जो जो उनकी कैपेसिटी है, दैट डजंट मैच द डेप्थ एट व्हिच दोज़ फैसिलिटीज़ आर। फॉर्डो, इस्फहान एंड नाटंज। थोड़ा नाटंज सी में। ये ईरान को, वही मैंने आपको बताया कि डराया जा रहा है बहुत तेजी से। सी, याद रखिए कि जो डर जो होता है ना, वो एक्चुअल मार से ज्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आप किसी को डराते रहें कि ये कर देंगे, तेरा गला दबा देंगे, गला मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, तो अगर आदमी वो डर गया तो उसमें उससे आप ज्यादा काम करा सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको मारने लग जाएं। तो अगर मारने लग जाएंगे उसको, तो फिर वो भी रिटेलिएट करेगा, और फिर आपके में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, और वो आपकी जो बात थी, वो जो आपका डर था, वो एक निकल जाएगा उसको, कह रहे अच्छा ये तो इतना ही कर सकता था। तो पर जो ईरान इस तो डर समय नहीं रहा जो है। है, हाँ जी, ईरान तो डर नहीं रहा है यहाँ पे। ईरान तो हाँ, तो डर रिटेलिएट नहीं कर। रहा है वो। अभी जो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, वो नहीं डर रहे हैं कि रिजीम चेंज होएगी। आप कहाँ रिजीम चेंज करोगे? आई एम अलाइव एंड IRGC इज देयर, एंड दे आर, बिकॉज IRGC इज हिज पर्सनल आर्मी। सो उन्होंने सेव किया हुआ, उनको कहीं छुपा के रखा हुआ है। और याद रखिए कि पिछली बार में मैंने शायद बताया था आपके यहाँ की कहीं, कि ईरान की जो ज्योग्राफी है वो ऐसे है, वहां पे ऐसे 10,000 फुट के ऐसे माउंटेन्स ऐसे जा रहे हैं, और फिर आगे जाके ऐसे बन। तो ये एक यू टर्न टाइप का बन जाता है, जिसको कहते हैं कल दी सैक। मतलब कि आप वो गली में घुस तो सकते हैं, लेकिन वापस ही जा सकते हैं, आगे सीधा नहीं जा सकते। तो वहां पे अगर कोई भी आर्मी उतरती है, आप बूट्स डालते हैं ग्राउंड पे, तो बहुत डिफिकल्टी आती है उनको, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको या तो पैराड्रॉप करेंगे या शिप से ड्रॉप करेंगे। तो ये इतनी आसान बात नहीं है जब आप बूट्स ग्राउंड पे डालते हैं। और वहां पे इनफैक्ट जितने भी ये क्षति भी जो की है, और जो ट्रंप ने बहुत सीना चौड़ कर कहा है कि हमने उनके जो जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको नष्ट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर आप वर्ल्ड के जितने भी रिनोन जो लोग हैं, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, उनकी बातें सुनेंगे, तो वो कह रहे हैं कि इसको कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक कोई फिजिकली जाके, क्योंकि याद रखिए ये 60 मीटर्स तक ये बॉम्ब जाता है, और उनके जो फैसिलिटीज हैं वो एटलीस्ट कम से कम नातान्ज में जो है वो थोड़ा ऊपर है, लेकिन जो फार्डो में है वो तो बहुत ही डीप है, 80 मीटर से भी ज्यादा डीप है। तो ये बॉम्ब जो है कितनी क्षति कर पाया होगा? क्षति तो की होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 60 मीटर पे जाके भी एक्सप्लोड हो रहा है तो नीचे कुछ क्षति होगी, लेकिन कितनी होएगी कि बिल्कुल खत्म हो गया है, ये केवल आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके ही बता सकते हैं। और फिजिकल इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि ना तो वो USA को आने देंगे, ना वो एटॉमिक एनर्जी के किसी आदमी को वहां पहुंचने देंगे। और तो फिर आप क्या कमांडो भेजेंगे? कमांडो भेजेंगे तो उनको और डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक उनकी पूरी आर्मी जो है उसके लिए वेट कर रही है कि आप आइए, भेजिए पीपल ऑन, सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो How इनको about अभी तक this entire game? It looks like it's for oil and gas reserves of Iran because Europe is going down, US is going down. इनको रशिया से ऑयल, ऑलरेडी उन्होंने। ऑयल जी। गैस, यस। तो क्योंकि रशिया से वहां पे बंद हुआ है, तो यूरोप को तो कहीं से चाहिए ना, गैस और ऑयल चाहिए। तो ऑयल, गैस, एंड द ब्रिंगिंग ईरान उनके जो फाइनेंशियल सिस्टम में लाने का, ओके,
क्योंकि ईरान बिल्कुल आउट ऑफ वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के बिल्कुल बाहर है, और तो इनकी गतिविधि के ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं जाता उनका। बिल्कुल सही। सर वुड यू यहाँ पे आपने एक चीज कही थी कि स्टेटस ऑफ न्यूक्स किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है ईरान का। आपको क्या लगता है कितने न्यूक्स हैं इनके पास में? एंड अगर आपको याद हो बिफोर दे अटैक्ड, आई थिंक 3-4 दिन पहले ईरान हैड अ अर्थक्वेक रेंज ऑफ 4 to 5. There have been a lot of earthquakes going on. So there या it looked and ईरान और पाकिस्तान के बीच में काफी मूवमेंट नजर आई थी जस्ट बिफोर दिस एंटायर थिंग स्टार्टेड ऑफ एक्चुअली बिफोर यूएस अटैक्ड। बीच में एक फेज था जब दे हैड लॉट ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर्स। उस पे हम्म। उस पे क्या रोशनी डालेंगे सर आप? सी जहां तक जैसे भी कहा जाता है कि जैसे अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो इट इज लाइक अ स्मॉल अर्थक्वेक ओनली, तो उसी की तरह ही होता है। तो इनफैक्ट पिछले दिनों वहां पे जो यूएसए के जो स्निफर एयरक्राफ्ट हैं जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद वहां पे अगर जो हम लोग बात करने लगे थे ऑपरेशन सिंदूर के आसपास कि ऐसे वो इनके यहाँ पाकिस्तान में एक्सप्लोजन हो गया, तो पाकिस्तान में तो नहीं हुआ था 100%, मैं आपको बता दूं। तो हो सकता है कि उस दौरान ईरान ने क्योंकि उनको पता था कि इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, उनके भी ये तो है नहीं कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, उनके भी पीछे जासूस हैं, उनको भी खबरें मिलती रहती हैं। तो उनको अंदेशा तो होगा कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर टेस्ट करे हों और जो दब गए हों, क्योंकि उस समय यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी, और रशिया और यूक्रेन के बीच में भी काफी कुछ चल रहा था। तो बट किसी ने ऐसा कहा नहीं कि, क्योंकि ईरान के ऊपर तो ऑब्वियसली यूएसए का वो एयरक्राफ्ट जा नहीं सकता है, तो किसी भी तरह के से उनको ये कंफर्म करना कि सच में हुआ था ऐसा कि नहीं हुआ था, ये बहुत मुश्किल काम है। और इनके पास अभी तक तो जहां तक जो पिछली रिपोर्ट आई थी एटॉमिक एनर्जी वालों की कि भाई इनके पास नहीं है बॉम्ब्स, अभी तक तो नहीं बनाए थे, लेकिन वो ऑब्वियसली वो जो न्यूज़ है वो पुरानी है। इनफैक्ट तुलसी गबार्ड ने भी यूएसए की कांग्रेस में अंडर ओथ कहा है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स अभी तक नहीं है, लेकिन they have full capacity and capability to make a nuclear bomb. So yes, सो कुछ तो इनका आई एम श्योर ओवरग्राउंड रहा होगा, मतलब जो पब्लिकली रहा होगा, बहुत सारी चीजें इनकी भी छुपी हुई होंगी। जो साइट्स पे एक्सप्लोड किया गया वो भी कंफर्म नहीं है कि इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। बाकी व्हाटएवर देयर सीक्रेट्स हैव बीन वो समय के साथ सामने आएगा। सर इसका फॉलो आउट यूएस सिटीज पे भी होना शुरू हो गया, बिकॉज आज एक न्यूयॉर्क की एक वीडियो काफी वायरल हो रखी है जिसमें इरानियन सपोर्टर्स एंड पीपल हु आर चैंटिंग अगेंस्ट यूएस फॉर द अटैक ऑन ईरान, वो काफी क्योस था। आई थिंक किसी मेट्रो स्टेशन का है वो वीडियो। आपको okay. लगता है इस अटैक का फॉल आउट यूएस पर भी आएगा? यूएस पे पर से नहीं आएगा, क्योंकि सी ईरान के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि यूएसए में डायरेक्ट कोई अटैक कर सके, या तो जो मेन जो उनका खतरा जो है उनको वो है उनका मिडिल ईस्ट में ही। यहाँ पे उनके 40 के आसपास मिलिट्री बेसेस हैं यूएसए के, 40,000 के आसपास उनकी जो है ट्रूप्स हैं यहाँ पे, और बहुत सारे मिलिट्री एसेट्स हैं उनके पास। तो जितने भी बड़े बड़े देश हैं यहाँ के, सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सब जगह पे इनके मिलिट्री बेसेस हैं। तो ये इन पे खतरा आ सकता है, इन पे 100% अटैक हो सकता है, क्योंकि और अगर कहीं ईरान ने वो एक कोई डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया और उससे अटैक कर दिया, तो बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है और बहुत खतरा होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा कुछ नहीं है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे इकॉनमी को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी पूरे विश्व में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया।
अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में